नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 28 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं LIC के बारे में। LIC formally began marketing the country's largest शेयर सेल, राइट। जो LIC का IPO आने वाला है, तो इसमें टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सरकार का जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है कि सरकार जो अपनी एसेट्स हैं उनको बेचकर ये जो पैसे सरकार के पास आएंगे तो इनका इस्तेमाल सरकार करेगी कुछ डेवलपमेंट के कामों के लिए। तो ये जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा फॉर श्योर। और इससे पहले भी हमने इसकी अपडेट को देखा था कि 4 से लेकर 9 मई के बीच में ये IPO जो है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो पहले सरकार 5% जितना अपना LIC में स्टेक बेचना चाहते थे, लेकिन अब सरकार 3.5% इसको बेचेगी। तो वैल्यूएशन और साइज जो है उसको सरकार ने कम की है, कीपिंग इन माइंड जो एनवायरनमेंट चल रहा है अभी, रशिया यूक्रेन वॉर, और उसकी वजह से जो शेयर मार्केट वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से थोड़ी साइज जो है वो कट डाउन कर दी है। और दीपम के जो सेक्रेटरी हैं तुहीन कांता पांडे साहब, तो उन्होंने ये बताया कि द शेयर सेल इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन एंड विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ LIC इन द लॉन्ग रन। ये जो एक सरकार का लॉन्ग टर्म विजन है कि LIC की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, और जो शेयर होल्डर्स हैं तो उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनको भी रिटर्न मिले, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, राइट। ऑफ कोर्स उनको अच्छा रिटर्न मिले, तो ये भी सरकार का एक प्लान है फॉर श्योर। एंड दीपम स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, लेट मी राइट इट डाउन हियर, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, वाई माई पेन इज़ नॉट राइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो दीपम है ना, दीपम ये डाइवेस्टमेंट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट जो है ना, उसके साथ जुड़ी हुई एक नोडल बॉडी है, एंड इट स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। एक इकोनॉमिक टाइम्स का इन्फोग्राफिक है आपकी स्क्रीन पर, इसको क्विकली देख लेते हैं। की नंबर्स, राइट। 21,008 करोड़ LIC प्लान्स टू रेज एट टॉप एंड ऑफ प्राइस बैंड। प्राइस बैंड जो है वो 902 से 949 के बीच में रहेगी। 3.5% जितना अपना जो शेयर है सरकार इसको डाइवेस्ट या फिर डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, और ये कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। एंड देन यू हैव दिस वन, 15 मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर। तो ये कुछ बेसिक ये चीज़ें जो हैं ये हमें ध्यान में रखनी है, राइट। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आईफोन प्रोडक्शन, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे देश में, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, इस साल पता है वो कितने रुपए के आईफोन्स बनाएंगे? 47,000 करोड़ रुपीस के आईफोन जो हैं वो दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, इस साल ये बनाएंगे, राइट। ये दोनों फॉक्सकॉन एंड विस्ट्रॉन। और लास्ट ईयर FY 2022 में इन्होंने 10,000 करोड़ के आईफोन्स बनाए थे, तो उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा 47,000 करोड़ रुपीस के आईफोन्स जो हैं वो इस साल हमारे देश में बनेंगे। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ PLI स्कीम। देखिए, आज भी एप्पल जो दुनिया भर में अपने फ़ोन्स बेचता है तो उसका सिर्फ 1.5% ही यहाँ पर बेचता है, राइट। 1.5% ही उसकी जो ग्लोबल सेल्स है उसका 1.5% ही भारत में। ज़्यादातर जो फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड के फ़ोन्स लोग यूज़ करते हैं, दुनिया भर में भी लोग एंड्रॉयड के फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट एप्पल ने बहुत सारी रेंज निकाली है, बड़े छोटे कितने सारे अब फ़ोन्स अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से उनका सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर एप्पल जो है वो अपना प्रोडक्शन, ये जो PLI स्कीम है उसके माध्यम से अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और ज़्यादातर फ़ोन्स जो हैं वो
एक्सपोर्ट के लिए होंगे। 60% जितने फ़ोन्स जो हमारे यहाँ पर बनेंगे वो एक्सपोर्ट्स के लिए होंगे। और पीएलआई स्कीम का यही एक प्राइमरी गोल है कि आप भारत में मैन्युफैक्चर कीजिए और चीज़ों को दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कीजिए। 5 सालों के अंदर जो भी चीज़ें आपने प्रोड्यूस की तो उसका 4 से 6% जितना कैशबैक जो है वो सरकार आपको दे देती है। दिस इज़ व्हाट पीएलआई स्टैंड्स फॉर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में अगर एक्स अमाउंट से ज़्यादा आप चीज़ें पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप पीएलआई स्कीम के तहत आपकी कंपनी है तो फिर आपको सरकार 4 to 5% जितना कैशबैक देगी। और ये इसलिए दिया जाता है जैसे कि चाइना है, वियतनाम है, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स अगर वहाँ पर चीज़ें पैदा करें तो उनको 10 से 15% कम कॉस्ट पड़ेगी। तो ये जो 10 से 15% हैं तो उसके बदले में भारत 4 to 6% देकर यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये काम भी कर रहा है, क्योंकि चाइना के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारे खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं और जो कंपनीज़ हैं वो अब चाइना को एग्ज़िट कर रही हैं, तो एग्ज़िट करना चाहती भी हैं। तो इंडिया एक ऑप्शन के तौर पर उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आई वुड से कि जो दूसरी चीज़ें जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, राइट, कल ही हम इस विषय पर बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें जब तक सॉल्व नहीं होगी ना तब तक, करप्शन जब तक नहीं जाएगा, ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं जाएगी जब तक, और ग्रास रूट रियलिटी पर कितनी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक ये कॉस्ट जो है ना ये इतना ही ज़्यादा रहेगा। मीन्स इतना डिफरेंस रहेगा कि अगर आप वियतनाम में प्लांट लगाएंगे तो आपको 10 से 15% कम प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन की प्राइस जो है उतनी कम होगी, 10 से 15%। तो इस पीएलआई के साथ साथ हमें बाकी की चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। वैट ऑन फ्यूल, नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसके ऊपर जोर देते हुए ये कहा कि राज्य सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। और एज वी नो कि हमारा देश भारत जो है यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। और मोदी साहब ने ये भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम की है, नवंबर में कम की थी, और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो पेट्रोल एंड डीजल पर लगता है तो उसको कम करें। ख़ास करके कुछ ऑपोजिशन लेड स्टेट्स हैं जिन्होंने टैक्सेस जो हैं उनको कम नहीं किया है, और इसके बारे में मोदी साहब ने ये बताया कि ये वहाँ के लोगों के लिए अन्याय है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर रही है, एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, तो यही एक आशा रखी जाती है कि, और यही प्लान था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पैसे कट करेगी, टैक्स कट करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी टैक्स कट कर देगी, तो फाइनल फ्यूल की प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे एक आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो इट पेन्स, राइट, वहाँ के लोग जो हैं उनके लिए एक पिंच है। और रशिया यूक्रेन वॉर और उसकी वजह से जो एक डिसरप्शन हुआ है, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया है। डिफेंस टेक ट्रांसफ़र, भारत और यूएसए के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं खास करके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जो इश्यूज़ हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप हैं, अब ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हट जाएगी, क्योंकि दोनों लेवल पर, दोनों देशों के टॉप लेवल पर टॉप लीडरशिप जो हैं उन्होंने डिफेंस पर एक ज़ोर दिया है। यूएसए चाहता है कि भारत फुल्ली अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर दे, और इसको लेकर फुल सपोर्ट देने के लिए यूएस तैयार हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक 2+2 डायलॉग हुआ था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इंडिया का जो एक जो विजन है, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी डिस्प्ले करता है, क्योंकि एक तरफ रशिया से हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट्स वहाँ से ख़रीद रहे हैं, और दूसरी तरफ हम 2+2 डायलॉग में यूएसए के साथ एंगेज हो रहे हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत सही दिशा में जा रही है। और जो भी यूएसए और इंडिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं
उनको हमें आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना चाहिए, और जो भी हर्डल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है. द डिफरेंस दिस टाइम अराउंड इज़ दैट द डिफेंस रिलेशनशिप इज़ इन ए मच स्ट्रोंगर पोजिशन एंड देयर हैज़ बीन ए लीडर लेवल डायरेक्शन. दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, और अब टॉप लेवल से सारे डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं. दोनों देशों के बीच में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव हैं, और इसमें UAV को लेकर जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं. 2 और प्रोजेक्ट्स इसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस और रिकोनाइसेंस के लिए जो प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी फाइनलाइज किया जाएगा. शी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने एक बोल्ड कमिटमेंट दिया है कि वहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ के ट्रैक पर फिर से ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा. और उन्होंने कहा कि, और ये एक ऐसी बात है जो सभी देशों पर लागू पड़ती है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये एक पिलर होता है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का पिलर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आप सोचिए इसके बारे में, राइट. मैंने बहुत बार चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक पिलर के तौर पर काम करता है. हाउ? थिंक अबाउट इट. अगर आप चाहें, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में यू कैन फील फ्री टू डिस्कस थिंग्स विथ ईच अदर. शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चाइना का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो उनके नेशनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखे तो अभी भी इनकॉम्पिटेबल है. मीन्स आई वुड से कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी चाइना ये मानता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं है. दिस सेल्फ इंडिकेट्स कि चाइना भले ही हमारा एक दुश्मन देश रहा, दुश्मन देश इन द सेंस कि चीज़ें सही नहीं चल रही है अभी दोनों देशों के बीच में, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उनसे नहीं सीख सकते. याद है रामायण की वो बात, जब रावण वॉज ऑन हिज डेथ बेड, मरने मीन्स ही वॉज अबाउट टू डाई, और उस टाइम पर राम भगवान ने लक्ष्मण को क्या कहा कि जाओ और रावण से जो भी सीख सको वो सीख लो. जस्ट इमेजिन. तो भले ही चाइना हमारा दुश्मन देश रहा, लेकिन वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना एज वेल, इजंट इट. तो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मैं मीन्स रिस्पेक्ट करता हूँ. चाइना की हिस्ट्री देखिए आप दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी दीवार एक देश ने बनाई, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ समथिंग दैट वी फाइंड इट इन देयर हिस्ट्री एज वेल. और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन चाइना में हुआ, गन पाउडर, पेपर, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सिल्क फॉर श्योर. और कितना सीक्रेट रखा सिल्क को, हज़ारों सालों तक सिल्क की प्रोसेस को सीक्रेट रखने वाला देश. तो चाइना की संस्कृति भी अपने आप में बहुत ही मजबूत है, नो डाउट अबाउट इट. और चाइना की जो स्पीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई विश कि हमारी वो स्पीड हो. क्वालिटी जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी काफ़ी सही रहती है. आप देखिएगा कभी चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वी कैन लर्न फ्रॉम इट. हमारे यहाँ पर क्या है कि एक नॉर्मल 3 BHK का मकान जो है ना, उसको भी बनाने में 1 साल लग जाता है, और चाइना बड़ी बिल्डिंग जो है वो 1 साल में बना लेता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस. तो वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट. और strengthening infrastructure construction in an all-round way is of great significance to ensuring national security, expanding domestic demand and other objectives, ऐसा शी जिनपिंग साहब ने कहा. और एक और चीज़ है कि चाइना ने चाइनीज़ सरकार ने इससे पहले क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, तो वहाँ पर घोस्ट सिटीज़ भी हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भूत हो रहे हैं, लेकिन घोस्ट सिटीज़ यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं है. तो इस बार चाइना मुझे लगता है ऐसी गलती नहीं करेगा कि घोस्ट सिटीज़ नहीं बनाएगा. जहाँ पर आवश्यकता होगी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा. And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video series. And please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. डोंट लीव ऑन समवन एल्स. कोई और इसको शेयर नहीं करेंगे. अगर आप नहीं करेंगे शेयर, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई और इसको शेयर करेगा. तो इफ़ यू लव द सीरीज़, इफ़ यू हैव affiliation with this series,
तो प्लीज़ इसको आप खुद शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।